हेलो एवरीवन। चैनल आईएएस थिंक टैंक में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ आपके सामने लेकर के आया हूँ लक्ष्मीकांत का नेक्स्ट अध्याय, है ना। चैनल को जितना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, उतना ही अच्छा होगा। और जितना हो सके गरीब से गरीब तबका को पहुंचाएं, बिकॉज एवरी वन ड्रीम्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी बट नॉट एवरी वन हैज सो मच रिसोर्सेज टू टेक एडमिशन इन द कॉस्टली इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। ठीक है, बिना किसी एक रुपए के मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ। सब कुछ दे रहा हूँ मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ। आज से करंट अफेयर की लेक्चर शुरू होगा, जो करंट अफेयर की लेक्चर होगी आप उसको देखिएगा। मैं फिर कहता हूँ, मेरा खुद का बनाया मैगजीन है, लेकिन बेस्ट मैगजीन को उठा रहा हूँ और वहां से आपको बता रहा हूँ। वो एक करंट अफेयर दैट विल बी सफिशिएंट फॉर स्टेट पीसीएस एज वेल एज फॉर यूपीएससी। ठीक है, आपको यूपीएससी प्री दोनों की प्री के लिए सफिशिएंट होगा। और एक अनाउंसमेंट है, 16 जून को यूपीएससी का प्रीलिम्स है। रात 8 बजे जीएस का देखें, जीएस का देखें आंसर की। रात 10 बजे सीसेट का देखें आंसर की। एक्स एलुमनाई एक्सएलआरआई जमशेदपुर के द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। फेडरल सिस्टम विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। देखिए, इंडिया में कहा जाता है कि इंडिया, जो मैं आपको ओवरव्यू में ही बताया था, इंडिया में कहा जाता है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। याद है, शुरू में बात किया था ओवरव्यू वाले चैप्टर में। तो ये जो फेडरल इन स्ट्रक्चर है, उसी पर आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। क्या इसकी मेरिट्स होती है, क्या डिमेरिट्स होती है, फेडरल सिस्टम कब है, इंडिया को क्वासी फेडरल क्यों कहते हैं, और क्या क्या नाम से इंडिया को बात करते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब यूनिटरी बन जाता है ना। तो आइए सबसे पहले देखिए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का होता क्या मतलब है, डुअल गवर्नमेंट। एक सरकार केंद्र लेवल पे होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक स्टेट लेवल पे। सर एग्जांपल से समझिए, इंडिया एक, आप देखिए देश में एक नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत एक सरकार बन रही है ना। और अगर आप किसी स्टेट को देख लें, जैसे बिहार को देख लें, तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंडर में एक सरकार है। ठीक है, अगर आप दिल्ली देख लें, दिल्ली हालांकि नेशनल कैपिटल तो अरविंद केजरीवाल के अंडर में एक सरकार है, वो एक अलग मुद्दा है। उत्तर प्रदेश देख लें तो माननीय योगी आदित्यनाथ के अंडर में एक सरकार है। तो दो लेवल की सरकार है। मैं फिर कह रहा हूँ, पॉलिटी को जितना रियल लाइफ से जोड़ के समझेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो दो तरह की सरकार है, एक केंद्र में सरकार है और इसी को कहते हैं फेडरल सिस्टम। ठीक है, कहाँ कहाँ है सर फेडरल सिस्टम? यूनाइटेड स्टेट में है, कनाडा में है। ठीक है, और आप देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में है, रशिया में है, ब्राजील में है। दूसरा, यूनिटरी सेटअप कहाँ है? ब्रिटेन में है, फ्रांस में है। सारा अंडरलाइन है। आपको लक्ष्मीकांत से जो माइक्रो नोट्स बनाएंगे, तो मेरे ये सारा आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाता है, वहीं से अंडरलाइन वाले को आप देख करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मेरे खुद की मेहनत है। तो कहाँ कहाँ है? ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन। एक बार लुक दे दीजिएगा। इसमें यूनिटरी गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहाँ है? इंपॉर्टेंट है। सॉरी, फेडरल गवर्नमेंट कहाँ है? तो वो इंडिया में है, यूएसए में है, इंडिया में है, यूएसए में है, कनाडा में है, रशिया में है, ब्राजील में है, अर्जेंटीना में। ठीक है, यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये अलग बात है कि हर जगह फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग नाम से यूज होते हैं। जैसे इंडिया में हम जो फेडरल लेवल की गवर्नमेंट उसमें स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। कहीं पर वो कैंटन कहलाता है ना, कहीं पर वो प्रोविंसेस कहलाता है, एंड सो ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स दोनों कंपेयर करना है, एक बार इसको देख लेते हैं। लुक, यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट होती है, जैसे मैंने समझा। यहाँ सिंगल गवर्नमेंट होती है, एक ही गवर्नमेंट से केंद्र और पूरे देश को गवर्न करती है। यहाँ दो गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल फीचर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यूनिटरी में रिटन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे फ्रांस में रिटन है, ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये मैंने आपको मेंस के लेक्चर में बताया है।
फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में। यहाँ पर नो डिवीजन ऑफ पावर होता है, एक सरकार है तो सारे पावर उसी के अधीन है। फेडरल गवर्नमेंट में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यूनिटरी में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है जैसे जापान में, नहीं भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में। फेडरल गवर्नमेंट में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इजीली नहीं बदला जा सकता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में रिजिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे फ्रांस में रिजिड है, ब्रिटेन में फ्लेक्सिबल है। फेडरल गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फेडरल गवर्नमेंट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, है ना। राज्यसभा इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल लेवल पे। यूनिटरी गवर्नमेंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे ब्रिटेन में बाई कैमरल है, चाइना में यूनिकैमरल है। तो इसको रीड मस्ट, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आपको अब यही है कि फेडरेशन टर्म को कहाँ से ड्राइव किया उसका मतलब। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो रीजनल रीजन्स है डिफरेंट डिफरेंट, वो अलग अलग देश में फेडरल सेटअप में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इंडिया में दे आर नोन एज स्टेट्स। यूएसए में क्या कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं। इंडिया में भी स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड में उसे कैंटोन्स कहते हैं, कनाडा में प्रोविंस कहते हैं, रिपब्लिक्स इन रशिया कहते हैं, कैंटोन कहते हैं स्विट्जरलैंड में, प्रोविंसेस कहते हैं कनाडा में, है ना। अब फेडरल सेटअप भी दो तरीके से बनाया जाता है। क्या क्या है दो तरीका, एक है एक्ट ऑफ इंटीग्रेशन, एक है एक्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सर दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है, एक्ट ऑफ इंटीग्रेशन ये है कि कुछ स्टेट कहते हैं कि भैया हम एक साथ आ जाते हैं एक यूनियन के अंदर, और ये हमारी कॉमन फीचर्स होंगे, ये अलग फीचर्स होंगे, ठीक है। उसको वे ऑफ इंटीग्रेशन से फेडरल सेटअप बनना। एग्जांपल यूएसए, यूएसए में अलग अलग स्टेट्स मिलकर के आते हैं और क्या बनाते हैं, एक यूनियन के तहत आते हैं और एक साथ वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लड़ा जाते हैं। जैसे टेक्सास के, और लॉज भी अलग है, टेक्सास के लॉज अलग हो सकते हैं लुसियाना से, है ना। एक होता है बाई वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन कि भाई देश एक है, यूनियन एक है, लेकिन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हम उसको डिफरेंट रीजन में बांटे हैं और एवरी रीजन इज हेडेड बाय अ रीजनल गवर्नमेंट। ऐसा कहा है इंडिया में, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने क्लियरली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में कहा था कि स्टेट का बांटना देश का विभाजन नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए किया गया। और सिमिलरली कहा है कनाडा में, वेरी फेमस क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, कि इंडिया का जो फेडरल सेटअप है वो यूएसए पे डिपेंडेंट है, कनाडा पे डिपेंडेंट है, याद रखिएगा वो कनाडा पे डिपेंडेंट है। मतलब हमारे यहाँ डिसइंटीग्रेशन फॉर्म वाला है, नो कि इंटीग्रेशन फॉर्म वाला। इसका मतलब ये हुआ कि पहली चीज, इंडिया में स्टेट्स किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं आए हैं सेंटर में, यूनियन में, नंबर वन। नंबर टू, वो यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं, हालांकि यूएसए में ऐसा है। और अमेरिकन रिवॉल्यूशन इसी के ऊपर हुआ था, सो सिविल वॉर हुआ था अमेरिका में आफ्टर अमेरिकन रिवॉल्यूशन, है ना, आपको याद हो। तो इसीलिए इंडिया को कहा जाता है, याद रखिएगा, वेरी फेमस, इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब क्या, स्टेट्स को हम मर्ज कर सकते हैं, तोड़ के दो बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन यूनियन कभी टूट नहीं सकता है। जबकि यूएसए में होता है डेस्ट्रक्टिबल यूनियन, डेस्ट्रक्टिबल यूनियन को क्यों एग्रीमेंट के तहत है, ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। क्यों ऐसा, क्योंकि वो एक यूनियन के तहत आए हैं, एग्रीमेंट के तहत आए, वो सीड कर सकते हैं। और इसी को लेकर के वहाँ एक संशोधन भी हुआ था अमेरिकन सिविल वॉर पर, खैर उसमें हम लोग को नहीं जाना, वी आर नॉट रीडिंग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर रीडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ओल्डेस्ट फेडरेशन यूएस से है, ये सब बात ज्यादा मेरे काम की नहीं है। अब प्रश्न है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर्स ने क्यों अडॉप्ट किया फेडरल सिस्टम को, व्हाई नॉट यूनिटरी। एक तो लार्ज साइज ऑफ द कंट्री, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी होगा। दूसरी चीज, इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है, रीजनल गवर्नमेंट जो होती है, ओरिजिनल एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो मैंने आपको बात कही, बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि भाई हम, हमारा जो है कनाडा टाइप एग्रीमेंट है, हमारे यहाँ स्टेट्स एग्रीमेंट करके नहीं आए हैं किसी इंडियन यूनियन के तहत, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की वजह से रीजनल गवर्नमेंट बनाई जा रही है। और दूसरी चीज, स्टेट हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन, वेरी गुड गुड इंपॉर्टेंट लाइन, स्टेट कभी भी चाहे तो अलग नहीं हट सकता है, ठीक है, फ्रॉम द फेडरेशन। हमारा जो देश है वो कनाडियन, आपको जैसा मैंने बताया वो किस मॉडल पे है, कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है। किस तरीके से बेस्ड है, इन इट्स फॉर्मेशन, कि वो डिसइंटीग्रेशन से बना है। हमारे यहाँ यूनियन टर्म यूज किया जाता है, ना कि फेडरेशन। यूनियन मतलब इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरी चीज हमारे यहाँ एक और चीज है, कई सिचुएशन जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में
उसकी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी हो जाती है, जैसे सेंटर को ज्यादा से ज्यादा पावर हाथ में आ जाता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कनाडियन मॉडल पे तीन तरीके से बेस है। एक कि इमरजेंसी सिचुएशन में वो यूनिटरी करेक्टर ले लेता है। दूसरा, हम डिसइंटीग्रेशन से हमारा स्टेट्स बना है, ना कि इंटीग्रेशन से, मतलब दे आर नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन और एग्रीमेंट टू फॉर्म द यूनियन। वो यूनियन के ही पार्ट थे, उन्हें विभाजित किया गया है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ठीक है। और तीसरा क्या सिमिलरिटी है इंडिया और कैनेडियन मॉडल में, वी प्रेफर यूनियन टर्म रादर देन फेडरेशन, याद रखने का है। ठीक है, रट लो। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डुअल गवर्नमेंट मैंने आपको बताया, एक सेंट्रल या फेडरल गवर्नमेंट और एक रीजनल गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मस्ट है, नहीं होगा तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने हिसाब से संविधान का संशोधन कर देगी। डिवीजन ऑफ पावर है भाई, दो तरह के गवर्नमेंट है तो डिवीजन होगा, जैसे शेड्यूल 7 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पावर का डिवीजन करता है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडुअल लिस्ट। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वरना कोई एक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन काम नहीं करेगा और ये फेडरल फीचर को अफेक्ट कर देगा। ठीक है। सो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट इजिली अमेंडेड, पूरा प्रोसेस है आर्टिकल 368 के तहत अमेंड करने का। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक है, सिंगल जुडिशियरी, वो यूनिटरी मेथड, सॉरी यूनिटरी प्रोसेस है, आगे देखें। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, वो बिना किसी दखलंदाजी के काम करता है। कई इंडिपेंडेंस के फीचर है, दैट इज सैलरी, चार्ज एक्सपेंडिचर होता है और ये सब। ठीक है। बाई कैमरलिज्म सेंटर में, ताकि काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के तहत काउंसिल ऑफ स्टेट है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इस तरीके से इस फीचर से फेडरल फीचर्स, तो क्या क्या मैं रिवाइज करा दूं। क्या है भाई, डुअल गवर्नमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ताकि इजिली कोई चेंज ना कर सके, डिवीजन ऑफ पावर है, ऑब्वियस सी बात है, दो गवर्नमेंट है तो डिवीजन ऑफ पावर होगा। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है जो बिना किसी रोक टोक के काम करती है। और क्या है भाई, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इजिली अमेंड नहीं हो सकता है। ठीक है। ठीक है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि सर बहुत दिन बाद जब हम इसको अटेम्प्ट करें तो आदमी भूल जाता है, मैं भी भूल जाता तो कौन सा क्या फीचर है, तो कैसे दिमाग में लाएंगे। एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक ये कहता है कि आप सोचें, देखो कुछ चीज तो साफ क्लियर है कि आपको फील आ जाएगी फेडरल फीचर है, जैसे डुअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, है ना। लेकिन ये सब चीज देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यू ऑलवेज थिंक कि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की ये फीचर ना हो तो देश कैसे अब चलेगा। मानो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो केंद्र सरकारी मनमानी करेगा, वो फेडरलिज्म को अटैक करेगा। इट मींस कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मस्ट फॉर फेडरल सेटअप। रिजिड नहीं होगा तो केंद्र सरकार बहुत अपने हिसाब से अमेंड कर देगा, उसको यूनिटरी के फॉर्म में ला देगा। इट मींस इट इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। उसी तरह से सुपरमेसी नहीं होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगा तो केंद्र मनमानी करेगा और देश के फेडरल ढांचे को अटैक होगा। तो इसलिए वी कैन से कि दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर। तो इस तरीके से आप सोचें, क्योंकि मैं मानता हूँ आज आप पढ़ रहे हो, एक आध बार रिवाइज करोगे और अगली साल प्रीलिम्स में बैठोगे, पर जब सामने आता है तो कंफ्यूजन हो जाती है। मुझे सबसे ज्यादा इसी दिक्कत होती थी, ये वो था या वो था। तो ट्रिक से आपको लास्ट में 2023 अपने अटेम्प्ट में इस चीज को ट्रिक से सबको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिटरी फीचर्स क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, हमने आपको बताया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्टली फेडरल एंड पार्टली रिजिड, है ना। तो क्यों भाई पार्टली फेडरल पार्टली रिजिड इसको कहते हैं।
क्यों पार्टली फेडरल पार्टली रिजिड कहते हैं, आपको बताया था। ठीक है, तो पार्टली फेडरल है, पार्टली रिजिड है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें बात करें कि कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूनिटरी इन स्पिरिट। इसलिए कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। स्ट्रक्चर फेडरल है, मैंने आपको दिखा दिया, सो एंड सो फीचर्स, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, डुअल पावर, पावर डिवीजन, डुअल गवर्नमेंट, ये सब फीचर है। पर यूनिटरी इन स्पिरिट है कैसे, कुछ उसमें यूनिटरी फीचर्स भी, कुछ नहीं बहुत सारे, जैसे एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि इमरजेंसी के समय स्टेट गवर्नमेंट जो रीजनल गवर्नमेंट है दैट बिकम सबसर्विएंट, वो सबऑर्डिनेट बन जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, दैट इज अ यूनिटरी स्पिरिट। और ये देश को ना टूटने के लिए ऐसा प्रोविजन डाला गया है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ऑल इंडिया सर्विस। एक ही आईएएस आईपीएस जो बनता है वो भले इमीडिएट रिपोर्टिंग स्टेट गवर्नमेंट को करता है, स्टेट में काम करता है, स्टेट कैडर में काम करता है, पर वो उसे उसकी नियुक्ति, उसका रेजिग्नेशन, उसका उसको निष्कासित टर्मिनेट करना सब सेंट्रल के हाथ में है। तो ये ऑल इंडिया सर्विस इज अ गुड फीचर और वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूनिटरी, वो देश को बाइंड करके रखता है। और इसलिए सरदार पटेल ऑल इंडिया सर्विस को रखना चाहते थे, नेहरू हटाना चाहते थे। सरदार पटेल का कहना था कि ऑल इंडिया सर्विसेज इज मस्ट फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड दैट्स व्हाई ही कॉल्ड इट टू बी अ स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, है ना, जो इंडिया को बाइंड करके रखता हो। तो वो भी एक फीचर। तो क्या क्या हमने देखा, क्या क्या फीचर है। पहला फीचर हमने देखा कि इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से यूनिटरी हो जाता है इंडियन संविधान, इंडियन गवर्नमेंट सेटअप। दूसरा हमने देखा ऑल इंडिया सरफेस, जैसे आईएएस, आईपीएस एक्सेट्रा। तीसरा क्या है भाई यूनिटरी फीचर, सिंगल जुडिशियरी। आप यूएसए में जाएंगे तो यूएसए में जाएंगे तो एक जुडिशियरी है स्टेट के अंदर, प्रोविंसेस स्टेट्स के अंदर जो स्टेट लॉज को लगाते हैं, एक जुडिशियरी है जो फेडरल लॉज को लगाते हैं, फेडरल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने यहाँ सेम सुप्रीम कोर्ट सारे अब स्टेट हाई कोर्ट से अपील्स भी सुनती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को भी देखती है, दो स्टेट के बीच में कोई लफड़ा है उसको भी देखती है ना। यही नहीं, जो एक हाई कोर्ट है वो उसकी जुरिडिक्शन, जैसे पटना हाई कोर्ट है वो सिर्फ बिहार उसका जुरिडिक्शन है, पर हाँ कोई ऐसा मैटर जिसका कॉन्टेक्स्ट दूसरे है, कोई तो कोई नेक्सस है दूसरे स्टेट से, वो भी उसकी जुरिडिक्शन में फॉलो करता है। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ यूनिटरी फीचर, सिंगल जुडिशियरी है। ठीक है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। यूएसए में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, डुअल सिटीजनशिप। एक स्टेट आप यूनाइटेड स्टेट के सिटीजन है, एक आप टेक्सास के सिटीजन है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, एक ही सिटीजनशिप हमें बताता है हम इंडिया के सिटीजनशिप है। देयर इज नो सिटीजनशिप फॉर बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और रही। ठीक है, पूरे देश को चलाने के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर और वो भी हट चुका है। ठीक है, इसके अलावा चूंकि रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर था, फ्लेक्सिबिलिटी एक यूनिटरी फीचर है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है लेकिन स्टेट, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर कभी भी उसको अमेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बताता है कहीं ना कहीं केंद्र के पास, सेंट्रल लेवल लेजिस्लेचर के पास ज्यादा पावर है, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, नो इक्वालिटी टू स्टेट रिप्रेजेंटेशन, इक्वालिटी टू स्टेट नहीं है रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। ठीक है, वरना अगर इक्वलिटी हो जाती तो वो एक फेडरल फीचर हो जाता, फेडरलिज्म को प्रमोट करता। इट शोज कि एक क्या है, एक यूनिटरी फीचर है। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजन मैंने बताया, सिंगल सिटीजनशिप मैंने डील कर ली, इंटीग्रेटेड जुडिशरी बता दी, ऑल इंडिया सर्विस बता दिया, इंटीग्रेटेड ऑडिट मैसेज, सेम सीएजी चार्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो स्टेट के भी अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं और सेंटर के भी अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं। देन स्पेशल सिचुएशन में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी कानून बनाता है, जैसे आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा अगर चाहता है तो उसके लिए एक प्रस्ताव पारित करता है और देन पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन दो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर्स जो होता है सेंटर का रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट में, है ना, लेकिन वो अपॉइंट कौन करता है, सेंटर में बैठता है, ही इज द हेड ऑफ स्टेट बट ही इज अपॉइंटेड बाय सेंटर। दिस इज आल्सो यूनिटरी फीचर। ये सब तो आपको फील है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन में असेंबली, फ्री एंड बायस्ड इलेक्शन के लिए, फ्री एंड अनबायस्ड इलेक्शन के लिए, वीटो ओवर स्टेट बिल्स, कई स्टेट बिल्स को गवर्नर रिजर्व कर देते हैं प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, वो भी एक यूनिटरी फीचर है। तो ये सब यूनिटरी फीचर है। तो क्या क्या हुआ, सिंगल जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजंस के समय सेंट्रल गवर्नमेंट का पावरफुल होना, आर्टिकल 312 पे पार्लियामेंट का लेजिस्लेट करना स्टेट लिस्ट पे। इसके अलावा इंडिपेंडेंट एंड फेयर
इलेक्शंस, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, वीटो ओवर स्टेट बिल्स, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब एग्जांपल है यूनिटरी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट गवर्नर इन द स्टेट बाय सेंटर, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिटरी फीचर्स। क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फेडरल सिस्टम। देखिए फेडरल सिस्टम क्या है। इंडिया में एग्जैक्ट फेडरल सिस्टम नहीं है, कई तरह तरह के उसे चीज बोलेंगे, मेंस के लेक्चर में ज्यादा आप देखेंगे, है ना, मेंस लेक्चर में बताऊंगा, आने ही वाला है मोस्ट प्रोबेबली इसका मेंस का ही लेक्चर है आज इवनिंग में या फिर कल, ठीक है, जिसमें अभी तक हम जो लास्ट मेंस लेक्चर लिए थे उससे लेकर के अब एक दो मेंस के लेक्चर चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट, ये है, हालांकि ये किसी क्रिटिसिज्म भी है कि बहुत ज्यादा इंडिया में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को सिंपली आप एक एजेंट के तौर पर रिड्यूस कर दिया है, पर मेरे हिसाब से देश की संप्रभुता, देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है। और आम दिन में स्टेट गवर्नमेंट के पास जबरदस्त पावर है, आप जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो जीएसटी काउंसिल, है ना, ज्यादा जहाँ स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है, 2/3 वोट स्टेट का पास होता है जीएसटी काउंसिल में। तो ये सारी चीजें बयां करती हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड दिस allegations are simply baseless, this is the best workable model in the Indian context, ठीक है। और इसके अलावा एसआर बोमाई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट, आप कोई भी गवर्नमेंट कंप्लीटली चाहे तो अमेंड करके संविधान को फेडरल यूनिटरी स्पिरिट, यूनिटरी स्ट्रक्चर नहीं कर सकती है, फेडरलिज्म को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकती है, क्योंकि एसआर बोमाई जजमेंट जो था, एसआर बोमाई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक फेडरल फीचर है, ये क्या है, एक फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आता है। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी अमेंडमेंट से हटाया नहीं जा सकता है, दैट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड बाय द एपेक्स कोर्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग ये चैप्टर को आज समाप्त करते हैं। ये ओके, क्या क्या याद रखना है आप समझ सकते हैं। क्या क्या याद रखना है, पहला कि क्या क्या याद रखना है आपको, वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर दैट इज कि क्या क्या फीचर्स होते हैं एक फेडरल सेटअप के, क्या क्या फीचर्स होते हैं एक यूनिटरी सेटअप के, है ना, कौन कौन से विच कंट्रीज हैव फेडरल सेटअप, विच कंट्री हैव यूनिटरी सेटअप, है ना, और किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी सिचुएशन या और अन्य सिचुएशंस में यूनिटरी से, सॉरी, फेडरल से यूनिटरी की ओर चला जाता है, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप आईएस थिंक टैंक में। जितना हो सकता है इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गरीब तबके तक हो जाए ताकि उनका भी ब्यूरोक्रेसी में शामिल होने का सपना साकार हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।